नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाली एक ऐसी स्टोरी को जो सुनकर आपके दिमाग को हिला देगी। कहानी शुरू करते हैं। क्या आप जानते हो भारत में हर साल लगभग 4 लाख हेक्टेयर फार्मलैंड सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए एक्वायर की जाती है। हाँ, वही जमीन जहाँ फार्मर्स ने जनरेशन के जनरेशन मेहनत की अब वही हाई राइज अपार्टमेंट्स और मॉल का हिस्सा बन चुकी है। पर सवाल ये है, ये सब कैसे और क्यों होता है। आज हम ये स्टोरी पूरी तरह खोलेंगे। ये सिर्फ लैंड का स्कीम नहीं, बल्कि ये फार्मर्स की आज़ादी, रूरल इंडिया और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का इशू भी है। स्टोरी को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1947 से पहले भारत में लगभग 70% लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज होती थी और 70% पॉपुलेशन फार्मिंग पर डिपेंड थी। और लैंड ऑनरशिप के मामले में फार्मर्स का क्या हाल था। ब्रिटिश रूल के टाइम पर जमींदारी सिस्टम था। फार्मर्स अपनी जमीन पर काम करते थे, लेकिन हर साल हार्वेस्ट का 50 से 70% लगान जमींदार और ब्रिटिश अथॉरिटीज को देना पड़ता था। फार्मर्स बेसिकली अपनी जमीन पर ही लेबर बन गए थे। ये स्टेब्लिश करता है कि कैसे पावर और रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन ज़्यादा पावरफुल लोगों के पास होता है। और ये पैटर्न इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ दिनों तक चला। 1947 के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और पंडित नेहरू पीएम बने। नेहरू ने लैंड रिफॉर्म स्टार्ट किया। लैंड टू द टिलर, जो फार्मर्स खेती करता है उसको जमीन मिलेगी। जमींदारी सिस्टम खत्म 1950 से 1960 के बीच। सुनने में ये आइडियल लगता है, पर रियलिटी अलग थी। 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को सिर्फ 47% जमीन मिली। 53% लैंड बड़ी जमींदार और इमर्जिंग लाइट के हाथ चली गई। ये दिखाता है कि इवन रिफॉर्म लॉज के बावजूद स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को इफेक्टिवली एड्रेस नहीं किया गया। स्मॉल फार्मर्स की जमीन उनके कंट्रोल में नहीं थी और इलाइट पावर मेंटेन रहा। 1970 से 1980 में इंडिया में अर्बनाइजेशन का ट्रेंड स्टार्ट हुआ। सिटीज एक्सपेंड करने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन एक्ट 1854 एंड 1894 का यूज किया। गवर्नमेंट लैंड को पब्लिक पर्पज के लिए एक्वायर कर सकती थी। फार्मर्स को मार्केट वैल्यू का सिर्फ 30 से 50% कंपनसेशन मिला। केस स्टडी नोएडा भट्टा पारसौल। 2005 नोएडा के भट्टा पारसौल विलेज में फार्मर से जमीन फोर्सफुली ली गई। प्रोटेस्ट हुआ पर पुलिस फायरिंग हुई और 4 फार्मर्स मारे गए। वहाँ अब शाइनी मॉल्स और हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं। राहुल गांधी भी इस केस के बाद मीडिया में आए थे। ये केस क्लियरली दिखाता है कि लॉ का मिसयूज करके फार्मर्स की जमीन कारपोरेट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कैसे ली जा रही है। 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट का दरवाजा खोला। रियल एस्टेट सेक्टर रैपिडली ग्रो करने लगा। 1995 से 2005 में प्राइस 300 से 500% इंक्रीज हुई और फॉर्मूला सिंपल था। गवर्नमेंट लैंड को एक्वायर करे, फार्मर्स को लो कंपनसेशन दे, बिल्डर्स को हाई प्राइस में सेल कर दे। अब यहाँ पे आप एक छोटी सी केस हिस्ट्री को समझो। टाटा नैनो प्लांट सिंगूर 997 एकर्स फार्मर्स से ली गई। नंदीग्राम केमिकल अब 14,000 एकर्स फार्मर्स ने प्रोटेक्ट किया। 14 लोग मारे गए नंदीग्राम में। प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ पर लैंड वापस नहीं मिली। ये दिखाता है कि प्रोटेस्ट और मीडिया अटेंशन के बावजूद कारपोरेट और पॉलिटिकल पावर फार्मर्स के फेवर में नहीं थी। अब बात करते हैं सीज एक्ट 2005 की। एक्सपोर्ट प्रमोट करने का एम 2006 से 2012 में 579 सीज प्रपोजल्स अप्रूव्ड। 1.78 लाख हेक्टेयर लैंड एक्वायर विद 40% सीज ऑपरेशनल नहीं। अब यहाँ पे आप एक छोटी सी हिस्ट्री को समझो। लवाता सिटी महाराष्ट्र प्राइवेट हिल सिटी 25,000 एकर्स लैंड एक्वायर हुई फ्रॉम ट्राइबल्स और फार्मर्स से। प्रोजेक्ट अभी भी इनकम्प्लीट। ओरिजिनल ऑनर के पास कुछ नहीं। इन्वायरमेंट एंड ट्राइबल लाइवलीहुड को ह्यूज लॉस हुआ। पॉलिटिकल बिजनेस नेक्सस। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट एक सिस्टम बना के लैंड ग्रैब को सस्टेन करते हैं। नंबर 1, डोनेशन एंड इन्फ्लुएंस। 2014 से 2019 के पीरियड में टॉप 20 पॉलिटिकल पार्टीज को 635 करोड़ INR डोनेशन मिली और ये डोनेशन उन्हीं कंपनी से मिला था जो लैंड एक्विजिशन में इन्वॉल्व थी। ये लीगल डोनेशन सिर्फ एक पार्ट है। अनरिपोर्टेड और हिडन स्टेक्स का इम्पैक्ट और बड़ा है। नंबर 2, पॉलिसी मैनिपुलेशन। पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसीज अमेंड करते हैं, जैसे 2015 अमेंडमेंट टू लैंड एक्विजिशन एक्ट। कॉन्सेंट क्लॉज वीक किया जाता है ताकि फार्मर्स का अपोजिशन इजीली बाईपास हो सके। नंबर 3, पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशन एंड ब्राइब्स। रिटायर्ड ऑफिशियल्स को कॉर्पोरेट पोजीशन देकर सिस्टम मेंटेन किया जाता है। इससे अकाउंटेबिलिटी जीरो हो जाती है। अब यहाँ पर आप एक छोटी सी हिस्ट्री को समझो। पास्को ओडिशा
12 साल स्ट्रगल, ट्राइबल फार्मर्स ने अपनी 4000 एकड़ लैंड बचाई, प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ, लेकिन कितनी फैमिलीज, बच्चे और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज लॉस्ट हुई, ये कोई डाटा नहीं है। पॉलिटिकल बिजनेस नेक्सस का इफेक्ट डायरेक्टली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज पर पड़ता है। सिस्टमेटिकली पुअर फार्मर्स को लॉस, कारपोरेट को प्रॉफिट गारंटी 100%। 5 स्टेप लैंड ग्रैब फार्मूला, पिछले 30 सालों का फार्मूला। नंबर 1, डेवलपमेंट जोन आइडेंटिफाई, चीप लैंड सेलेक्ट करते हैं जो फ्यूचर ग्रोथ एरिया हो। डाटा और रियल एस्टेट ट्रेंड्स एनालाइज किए जाते हैं। नंबर 2, पॉलिसी जस्टिफिकेशन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी, सीज के नाम पर प्रोजेक्ट जस्टिफाई किए जाते हैं। पब्लिक और मीडिया को लगता है कि ये डेवलपमेंट है। नंबर 3, लीगल फ्रेमवर्क, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, कंसेंट क्लॉज इंक्लूड, 2015 अमेंडमेंट अटेम्प्ट्स टू डाइल्यूट कंसेंट, स्टेट अपने अमेंड्स भी करते हैं। नंबर 4, एक्विजिशन एंड कंपनसेशन, फार्मर्स को 2-3% मार्केट वैल्यू का कंपनसेशन दिया जाता है। पेमेंट लेट और टेडियस प्रोसेस। नंबर 5, कन्वर्जन एंड प्रॉफिट, लैंड बिल्डर्स को 5 से 10x प्राइस पे सेल की जाती है। एग्जाम्पल, 10 से 15 लाख की जमीन को बिल्डर्स 50 से 1 करोड़ के बीच में सेल करते हैं। यहाँ दिख रहा है सिस्टमैटिक प्री प्लान्ड और मल्टी स्टेक होल्डर प्रोसेस है, जिसमें फार्मर ऑलमोस्ट पावरलेस होते हैं। अब जरा यहाँ पे आप देखिए सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, फार्मर्स के पास फूड और इनकम सोर्स चला जाता है। कल्चरल इम्पैक्ट, ट्राइबल और लोकल कम्युनिटी ट्रेडिशनल डिस्ट्रॉय। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ग्रीन लैंड कंक्रीट में कन्वर्ट, फॉरेस्ट और इकोलॉजी पर इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया में 2025 तक 23% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट, इनकम 40% बिलो नेशनल एवरेज, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हो रहे हैं और फार्मर्स के हाथ खाली हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, सोशल जस्टिस और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का भी है। अब जरा इसी चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से देखते हैं। आर्टिकल 39, मटेरियल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड फॉर कॉमन गुड। रियल्टी, लैंड कंसंट्रेट हो रही है 1% लोगों के हाथ में। फार्मर्स और मार्जिनल कम्युनिटीज का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इग्नोर होता है। अब यहाँ पर कितने सिस्टमैटिक तरीके से जो रिसोर्सेज और वेल्थ हैं वो गरीबों से रिच तक ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस के अगेंस्ट है। लॉन्ग टर्म में रूरल इंडिया और फूड सिक्योरिटी इम्पैक्ट हो रहा है। और जब हम बात करते हैं अवेयरनेस और एक्शंस की, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। RTI और डाटा अवेयरनेस, लैंड एक्विजिशन और कंपनसेशन डिटेल्स लें। सपोर्ट लोकल स्ट्रगल्स, प्रोटेस्ट और मूवमेंट को अटेंशन दें। वोटिंग और सोशल मीडिया, पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल बनाएं। अंडरस्टैंड डेवलपमेंट, ये समझे कि प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ कंक्रीट और मॉल्स नहीं, जमीन सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, ये आइडेंटिटी, हिस्ट्री और फ्यूचर है। अवेयरनेस और कलेक्टिव एक्शन इस सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले आते रहें। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और याद रखना, अवेयरनेस ही चेंज ला सकती है।